ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 24 अक्टूबर का राशिफल। देखिए, चंद्रमा की गति जो रहेगी वो कल के दिन पूरे तरीके से रोहिणी नक्षत्र में रहेगी। और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र होता है। चंद्रमा अपने उच्च राशि वृषभ में ऑलरेडी उपस्थित हैं, लेकिन राहु के साथ इनका ग्रहण दोष भी बना हुआ है। अब क्या होगा 24 अक्टूबर, आइए हम इसको समझते हैं। 24 अक्टूबर में जो चंद्रमा की स्थिति है पूरे दिन रोहिणी में रहेगी और रात्रि काल 25 तारीख जब स्टार्ट होगा तो रात में 1:02 में इनका राशि परिवर्तन होगा और ये अपने नक्षत्र से निकल के ये राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो फिलहाल कल का दिन जो है ये कन्फर्म है, पूरे दिन रोहिणी नक्षत्र रहने वाला है। और रोहिणी नक्षत्र में और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होने से इस पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इसको समझते हैं। इसको स्टार्ट करूं उससे पहले आज के जो रोचक तथ्य हैं या आपके जो प्रश्न पूछे गए थे उनको एक एक करके समझ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है दैनिक राशिफल में आपके कुछ प्रश्न जो होते हैं जो कमेंट बॉक्स में लिखे रहते हैं या व्हाट्सएप पर आते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है और उन प्रश्नों का मैं उत्तर यहाँ पर देता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि वेद पुराण या ज्ञान या धर्म से संबंधित कोई प्रश्न का उत्तर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दूसरी चीज़ है कि अगर ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो उससे संबंधित भी कुछ ज्योतिष का ऐसा प्रश्न जो आपको नहीं समझ में आता है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टार्ट करूं उससे पहले एस्ट्रोलॉजी का जो मोबाइल ऐप है हम लोग का कुंडली एक्सपर्ट, जिसका स्लाइड लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा, इसका अपडेटेड वर्जन रिलीज़ हो चुका है। जो लोग अभी तक अपडेट नहीं किए हैं उनको अपडेट कर लें। और राइट हैंड साइड में हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ और ज्योतिष विज्ञान नाम की जो मैगज़ीन पब्लिश हो रही है इसको घर घर तक पहुँचा सकूँ, इसमें ज्योतिषीय लेख के अलावा जो धार्मिक लेख होते हैं, जैसे इस बार आप देखिएगा स्लाइड में कि दीपावली और लक्ष्मी पूजा कब मनाया जाए, कैसे मनाया जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे भी टॉपिक है जैसे चर दशा से भविष्यफल, बाकी डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहेगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा उतना ही आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम हिंदुओं को इन धर्म के बारे में निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न को लेकर। देखिए, आज का जो प्रश्न है वो क्या चीज़ पूछा गया है। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है ये नासिक से रवि नाम के रवि श्रीवास्तव जी हैं जो नासिक में रहते हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनका क्वेश्चन है विद्वेश्वर संहिता में क्या कहा गया है। इनका क्वेश्चन था कि गुरुजी आपने बताया था 7 प्रकार की संहिताएं होती हैं। विद्वेश्वर संहिताएं होती हैं, रुद्र संहिता होती है, उसके बाद सत्य रुद्र संहिता होती है, कोटि संहिता होती है, उमा संहिता होती है, कैलाश संहिता होती है और वायव्य संहिता होती है। तो इसमें विद्वेश्वर संहिता में क्या कहा गया है, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है कि 1 घंटे का धार्मिक कार्यक्रम ही रखिए जिसमें केवल विद्वेश्वर संहिता के बारे में पूर्ण रूप से विश्लेषण कर दीजिए। तो फिर उनकी बात भी सही है कि लगातार 2 मिनट के अंदर तो विद्वेश्वर संहिता नहीं बताया जा सकता है, जिसमें 1 लाख श्लोक पूरा ये शिव भगवान जी ने बताया था कि इसमें 1 लाख श्लोक है पूरा महाशिव पुराण में। 7 संहिताओं को मिलाकर 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं और उसको रोमहर्षण ऋषि अर्थात सूत ऋषि जी ने 24,000 श्लोक में कन्वर्ट कर दिया। तो इतने ज़्यादा श्लोक, और विद्वेश्वर संहिता में जो श्लोक है लगभग 7 से 8,000 श्लोक हैं। तो ये श्लोक जो लिखे गए हैं इन श्लोक को
अगर पूरे तरीके से समझा जाए तो ऑब्वियस सी बात है 1 घंटा भी कम पड़ेगा, लेकिन क्या कहा गया संक्षेप में इसको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला तो शिवरात्रि के व्रत के बारे में बताया गया इस संहिता में। पंचकृत यानी 5 टाइप के जो कार्य होते हैं उनके बारे में बताया गया है। ओंकार का महत्व, ओंकार के महत्व के बारे में बताया गया। शिवलिंग में किस प्रकार की पूजा की जाती, कैसे सही तरीके से शिवलिंग की पूजा की जाती है, दान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके महत्व पर दिया गया है। और शिव जी की भस्म का जो रहस्य होता है, जो भस्म लगाए रहते हैं, उसका महत्व है। और रुद्राक्ष के बारे में बताया गया। तो रुद्राक्ष के बारे में थोड़ी बातें मैं ज़रूर बता दूं कि रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। रुद्राक्ष बड़े साइज़ का होगा तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा, रुद्राक्ष, असली रुद्राक्ष वही होता है जो पूर्ण रूप से गोल हो। अगर इलिप्टिकल होगा या किसी और शेप का होगा तो उस शेप को अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो चीज़ें बताई गई हैं रुद्राक्ष के बारे में। कीड़ों से खाया हुआ रुद्राक्ष बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। और रुद्राक्ष जो होता है वो असली रुद्राक्ष जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है और उसके अंदर स्वतः ही छिद्र बने होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष हालांकि आपको काजू शेप में दिखाई देगा, इसके अलावा बाकी रुद्राक्ष जो होते हैं वो पूर्ण गोलाकार माने जाते हैं। और रुद्राक्ष से रिलेटेड बाकी किसी और दैनिक राशिफल में ज़रूर मैं बताऊंगा। फिलहाल शिवरात्रि की महत्व, शिवरात्रि की व्रत कब किया जाता है, क्योंकि शिवरात्रि जो है तो जो पड़ता है वो प्रत्येक माह में पड़ता है। हालांकि आप लोग महाशिवरात्रि का नाम जानते हैं, लेकिन शिवरात्रि प्रत्येक महीने में पड़ती है और प्रत्येक महीने में शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। इसके अलावा पंचकृत ओंकार का महत्व, शिवलिंग की पूजा, दान का महत्व, शिव जी की भस्म जो लगाते हैं उसका महत्व और रुद्राक्ष के महत्व, इन सभी चीज़ों का वर्णन जो है विद्वेश्वर संहिता में किया गया है। इसके अलावा रुचि नाम के हमारे यूज़र हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है दिल्ली से। इनका क्वेश्चन है कि ये एस्ट्रोलॉजी की छात्र भी हैं। इनका क्वेश्चन है मेष राशि में सूर्य उच्च क्यों हो जाते हैं। इनका और भी क्वेश्चन था व्हाट्सएप पर कि सूर्य जो होते हैं या कोई भी ग्रह उच्च या नीच के क्यों हो जाते हैं। देखिए, बेहद ही बढ़िया क्वेश्चन है। कोई भी ग्रह उच्च का हो जाता है, नीच का हो जाता है, हमें कैसे पता चलता है। तो इसका 2 तरीके से मैं इसका वर्णन कर सकता हूँ। एक तो सिंपल तरीका जो कि सभी को समझ में आए, और एक थोड़ा वैज्ञानिक रहस्य से भरा हुआ है जिसमें सेलेस्टियल बॉडी की बात भी करूँगा। तो यहाँ पर उच्च या नीच का जो भी ग्रह होता है, किसी भी ग्रह की बात कर लिया जाए, सूर्य उच्च का होता है तो सूर्य सबसे बड़े ग्रह को कहा जाता है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट राजा की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा रानी जो होता है वो चंद्रमा होता है और सेनापति जो होता है मंगल होता है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के देवता होते हैं। शुक्र देवता ऐशो आराम या दानव राक्षसों के देवता माने जाते हैं। और सेवक की संज्ञा जो है शनि को दी गई है। तो आप ऐसे समझिए इस क्वेश्चन को कि अगर एग्जाम्पल लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ, मंगल देवता की बात कर रहा हूँ, तो मंगल देवता जो है राजा रानी के घर में अगर जाते हैं तो उनको उच्च की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो अंडर काम कर रहे हैं, किसके, सूर्य और चंद्रमा के अंडर काम कर रहे हैं। लेकिन जब यही मंगल सेवक के घर में चले जाते हैं, सपोज कीजिए आप किसी अपने नौकर के घर में जाएंगे तो वो आपको अपने घर में उच्च जगह पर बैठाएगा जहाँ पर सबसे बढ़िया जगह पर हो, लेकिन आप अगर सेवक को बुलाएंगे तो आप उसको कहीं पे भी बैठा सकते हैं। तो उसी तरीके से एक उच्च पोजीशन जो होता है जाकर दिया जाता है। अब सूर्य देवता जो है रानी के घर में, तो राजा रानी तो एक ही प्रतिबिंब है, तो इसलिए वहाँ पर उच्च के नहीं हो सकते हैं। अब बता जो सबसे पावरफुल वो सेनापति, तो सेनापति के घर में जाकर सूर्य जो है उच्च का अनुभव करते हैं, क्योंकि सेनापति मंगल जो है राजा और रानी के बाद जो
मंत्री सेनापति कहा गया, सेनापति के घर में जाकर इसीलिए ये उच्च के हो जाते हैं। और तीसरा चौथा घर इनको नहीं प्राप्त होता है। ये तो एक सिंपल तरीका है समझाने का कि मंगल जो होते हैं मकर में उच्च के क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मंगल की बात किया गया था और सेवक मतलब मकर की बात किया गया था, तो मकर में उच्च के क्यों हो जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य मेष में क्यों उच्च के हो जाते हैं, ये बात अगर वैज्ञानिक आधार पे देखा जाए, वैज्ञानिक आधार पे अगर देखा जाए तो आप जैसे ये मैं ग्लोब की बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक ग्लोब पड़ा हुआ है, तो इस ग्लोब के रिस्पेक्ट में जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये भूमध्य रेखा दिख रही है, तो ये भूमध्य रेखा आपको यहाँ पर भूमध्य रेखा के पैरेलल में अगर एक रेखा खींच दी जाए, एक वर्चुअल प्लेन खींच दिया जाए, तो उसको सेलेस्टियल इक्वेटर कहा जाता है। और सूर्य इत्यादि जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं उनका जो कैलकुलेशन होता है वो राइट एसेंशन और डिक्लाइनेशन से किया जाता है, और कई बार एजीमूथ और एजीमूथ का यूज़ किया जाता है, और इसके एंगल को देखा जाता है कि कितना एंगल मूव कर रहा है। तो फिलहाल जब सूर्य जो होता है, आपने रफली सुना होगा सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन होते हैं, तो जब ये उत्तरायण होते हैं तो उत्तरायण का मतलब होता है ये जो हमारा ये पृथ्वी है इसके नीचे वाले पोर्शन में चले जाना, यानी इस वाले जो पोर्शन को आप देख रहे हैं इसके ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है, इसके नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। तो उत्तरायण ऊपर आएंगे तो उत्तरायण होंगे, नीचे होंगे तो दक्षिणायन होंगे। अब सूर्य तो ऊपर नहीं आएंगे, उनकी रोशनी ही आएगी, तो उनका जो मार्ग होगा हवा में वो अगर इसके रिस्पेक्ट में ऊपर जाता है तो उत्तरायण, इसके रिस्पेक्ट में नीचे जाता है तो दक्षिणायन होता है। तो जब ये उत्तरायण होंगे तो जहाँ पर ये मैक्सिमा पॉइंट बनाएंगे वहाँ पर मेष राशि पड़ती है, और एग्जैक्टली 10 डिग्री का पड़ता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मेष में सूर्य उच्च के हो जाते हैं। और इसी तरीके से जब आप उत्तरायण यानी साउदर्न हेमिस्फीयर को देखेंगे तो वहाँ पर जो सूर्य होते हैं वो नीच के हो जाते हैं, और एग्जैक्टली तुला में 10 डिग्री के ये नीच के हो जाते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा प्रत्येक ग्रहों का इसी तरीके से डिसाइड किया जाता है, लेकिन समझाने का तरीका जो मैंने बताया है वो सिंपल तरीका आप वैसे समझ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, आज का पंचांग क्या कहता है इसके बारे में समझिए। तो आज का पंचांग हम स्टार्ट करते हैं। तो पंचांग में क्या लिखा है, हालांकि पंचांग के बारे में जो होता है हम लोग अपने कम्युनिटी पोस्ट में लिख देते हैं पूरा, संध्या काल 4 बजे से पहले पहले शायद आपको मिल भी जाता होगा कम्युनिटी पोस्ट में, वहाँ पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। कृष्ण पक्ष चतुर्थी पड़ेगा 24 अक्टूबर को, और इसमें जो पंचांग के जो 5 अंग होते हैं, तिथि वार नक्षत्र करण और योग, ये सारे चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। दिशाशूल के बारे में भी बताया जाता है, राहु काल के बारे में भी बताया जाता है, और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर, जैसे आज 24 अक्टूबर के लिए जनरल बातें जो सभी के लिए है, शत्रु विनाश और गृह शक्ति के लिए अच्छा है। कोई महत्वपूर्ण व्यवसाय प्रारंभ के लिए आज का दिन, मतलब 24 अक्टूबर की बात कहा जाए तो महत्वपूर्ण व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए वो अच्छा नहीं है। तो ऐसे जनरलाइज चीज़ें भी लिखी जाती हैं, इसको आप जाकर कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि पंचांग के बाद अब आपका जो राशिफल है वो क्या कहता है, तो चार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चार्ट हम सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए मेष लगन में कल के दिन क्या होगा, क्योंकि चंद्रमा पूरे तरीके से रोहिणी नक्षत्र में रहेगा, राहु के साथ ये ग्रहण योग भी बना रहा होगा, और इस समय मैंने ऑलरेडी बताया कि बात करना कुछ चाहेंगे और बात कुछ और मुंह से निकल सकती है, भ्रमित हो सकते हैं, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, और मति भ्रम होने के कारण जल दुर्घटना होने की भी संभावना हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचना चाहिए। मित्र यारों से संबंध आपके मधुर होंगे। आपके जो अंदर का जो पराक्रम है बढ़ चढ़कर इस समय रहेगा। माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट इस समय मैं ज़रूर देखूंगा, क्योंकि राहु से दृष्ट हो गए हैं चंद्रमा, राहु के साथ चंद्रमा बैठ गए हैं, तो ये थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव रहेगा। और साथ में माता के स्थान पर
केतु की 9वीं दृष्टि तो पड़ ही रही है, और साथ में आपका जो मंगल है वो सप्तम स्थान पर सूर्य के साथ बैठा है। तो यहाँ पर अभी भी जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति कल भी बनी रहेगी, और भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, भाग्य का निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा, लेकिन धन आने में कुछ परेशानी आप महसूस करेंगे। हालांकि सुख का मालिक धन में गया है, तो सुख मतलब धन से आपको सुख तो करने की कोशिश करेगा, लेकिन थोड़ा डिले करेगा। राहु के बैठने के कारण जो ग्रहण योग लग रहा है, इस ग्रहण योग के कारण कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर कल का दिन अच्छा बीतने वाला है, और प्रेम प्रसंग और शिक्षा को लेकर कुछ मानसिक तनाव भी उत्पन्न होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे लगन का, अर्थात वृषभ लगन का। टॉरस एसेंडेंट का 24 अक्टूबर कैसा बीतेगा। तो वृषभ लगन में आप देख रहे होंगे कि जो चंद्रमा की जो उपस्थिति है वो आपके लगन में जाकर है, और लगन का चंद्रमा क्योंकि आपके पराक्रम का मालिक है, लगन में बैठा है, लेकिन केतु राहु दोनों के साथ ये केतु की दृष्टि पड़ रही है, और राहु ऑलरेडी साथ में बैठा है, तो ग्रसित है पूरे तरीके से। उच्च का चंद्रमा है, यानी चंद्रमा के अंदर बल ज़्यादा है, और चंद्रमा के अंदर बल डे बाई डे धीरे धीरे बढ़ेगा यहाँ पर, और चंद्रमा का जो बल रहेगा वो जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ कुछ भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि राहु का काम होता है भ्रमित करना है। आत्मविश्वास हालांकि आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है, और धन से संबंधित देखा जाए तो कल से रिस्पेक्ट में अच्छा, मतलब 23 के रिस्पेक्ट से ज़्यादा अच्छा 24 अक्टूबर का धन प्राप्ति के योग यहाँ पर बन रहे हैं। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में पूरा दिन आपका जा सकता है, और धार्मिक यात्राओं ज़रूर करना चाहिए। किसी प्रकार के कोई नकारात्मक चीज़ें हैं तो धार्मिक कार्य करने से वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये टाइम आपका कल का कहा जाए तो आत्मबल बढ़ा रहेगा, और धार्मिक कार्यों में बिजी रहेंगे। इसके अलावा मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन का जो लग्नेश है वो उच्च का है, अभी भी बहुत अच्छी बात है। सुख स्थान का स्वामी उच्च का है, तो मानसिक सुख तो देने की कोशिश करेगा, ये पूरे तरीके से कोशिश करेगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपके जो छोटे भाई बहन है वो, उसका जो मालिक सूर्य है वो नीच का होकर माइंड में बैठा है। तो एक तरफ जहाँ बुध देव आपको सुख से ग्रसित करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सूर्य देवता छोटे भाई बहनों से कुछ मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे कि मानसिक तनाव बना रहेगा। जब तक सूर्य नीच राशि में है तब तक छोटे भाई बहनों से वाद विवाद करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कितना भी समझाएंगे वो मानने वाले नहीं हैं। और कल का जो दिन रहेगा 24 अक्टूबर, वो आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपका जो चंद्रमा रहेगा भले ही ग्रसित हो रहा है, लेकिन आपको दौड़ धूप करा के, ट्रैवलिंग करा के कई प्रकार के ऐसे काम को भी बनवा देगा जो कि कई दिन से रुका हुआ था। तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है। धर्म में अभिरुचि बढ़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा टाइम नहीं है। स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो एसिडिटी को ये बढ़ाने वाला होगा, और धन के संचय में भी प्रॉब्लम करेगा। मतलब धन आने वाला होगा, उससे पहले खर्च आपको दिखाई देगा। तो उपाय ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपको जितना ज़्यादा हो सके गणेश जी की पूजा कीजिए, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, श्रेष्ठकर रहेगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में चंद्रमा की जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है वो लाभ स्थिति में, यानी लाभ स्थान पर जाकर चंद्रमा बैठे हैं, उच्च के हैं, लेकिन राहु से ग्रसित हैं, केतु से ग्रसित है, तो ग्रहण दोष भी लग रहा है। तो कर्क लगन वाले जातकों को थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि लाभ ज़रूर बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, इनकम का बढ़ना अच्छा है, लेकिन आपको मानसिक तनाव जो होगा किसी ना किसी बात को लेकर वो इस समय बढ़ सकता है। केतु ऑलरेडी जब तक पंचम में बैठे हैं आपको परेशान करेंगे, और बृहस्पति शनि की जब तक युति सप्तम में है तब तक जीवन साथी का आपको लगातार सहयोग मिलता जाएगा, और जीवन साथी का यही मोटिवेशन, यही सहयोग आपको आगे बढ़ा सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी कल का दिन बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा
परेशानियां हो सकती हैं। माता के हड्डियों में दर्द अभी भी लगातार यहाँ पर बना रहेगा। लेकिन धन संचय को लेकर कहा जाए तो धन का जो मालिक है वो आपको कर्म स्थान पे ले जा रहा है, अर्थात और कर्म स्थान को उच्च दृष्टि से देख रहा है। अब इसको ऐसे समझिए, अगर आप मेहनत ज़्यादा करते हैं, पूरा कर्म करते हैं, तो आपको धन मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, जनरली आप काम करते हैं, तो उस समय आपके लिए भाग्य भी नहीं साथ देने वाला है। तो एग्जैक्टली जो कर्म का महत्व बताया गया वो कर्क लगन में पूरे तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय का आपको लगातार जाप करना चाहिए। सिंह लगन की बात करें तो देखिए, सिंह लगन में ऑलरेडी चंद्रमा की उपस्थिति जो आपको दिख रही होगी दशम स्थान पे है और 12वें घर का मालिक है। ऑनलाइन ऑफलाइन से आपको लाभान्वित कराएगा, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर चंद्रमा 12th हाउस का मालिक होकर बैठा है, लेकिन गुप्त शत्रु भी इस समय ज़्यादा हावी रहेंगे कल के दिन और आपको परेशानी करने, मतलब राजनीति का शिकार जिसको कहा जाता है, कर्म स्थान पे राजनीति, यानी आपके बॉस को आपका जो शत्रु होगा, और वो भी ऐसा शत्रु जो आपके साथ बैठ के खाना खाता हो सकता है कि वो गुप्त शत्रु हो, और वो गुप्त शत्रु आपके लिए परेशान यहाँ पर करेगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए निश्चित रूप से जब भी घर से निकलिए, लाल चंदन की बुरादे में थोड़ा सा आप देसी घी मिला दीजिए और उसका टीका लगाइए, या केसर का टीका लगाकर ही घर से बाहर निकलिए। सूर्य भगवान को जल ज़रूर देकर ही घर से बाहर निकलिए, नहीं तो परेशानी होगा। और गुप्त शत्रु जब हावी हो जाएंगे तो वो निश्चित रूप से आपको परेशान करेंगे। कल के दिन में धन की किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा समस्या मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन छोटे भाई बहनों से मतभेद अभी भी बना रहेगा, या किसी प्रकार की छोटे भाई बहनों से दूरियाँ अभी भी लगी रहेंगी। धार्मिक यात्राएं रहेंगी जो कि अच्छा है, और दूर संचार माध्यमों से आप लाभान्वित हो सकते हैं। इसके बाद कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में सबसे बेस्ट पार्ट आपका लग्नेश उच्च का लगन में बैठा ही अच्छा है, और चंद्रमा जाकर भाग्य में बैठा है, इनकम का मालिक। तो भाग्य से इनकम भी बढ़ेगा, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है, चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र में है, और चंद्रमा जब खुद के नक्षत्र में बैठा हो तो बली माना जाएगा। और यहाँ पर एकादश स्थान का मालिक होकर भाग्य में बैठा है, तो धार्मिक कार्यों से आपको मतलब धर्म की तरफ आपका झुकाव तो बढ़ा देगा, आय के स्रोत के नए साधन उत्पन्न कर देगा। और अगर आप सोच रहे हैं किसी प्रकार का कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए, किसी प्रकार का नया काम स्टार्ट किया जाए, तो कल का टाइम आपके लिए एकदम अच्छा है। शुभ मुहूर्त में उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा धन से संबंधित कुछ पीड़ाएं अभी भी रहेंगी। सबसे बड़ा चीज़, आप जब बात करेंगे तो आपकी वाणी इतनी उग्र हो जाएगी कि सामने वाले की हालत ख़राब हो सकती है। इसलिए किसी प्रकार के वार्तालाप करने से पहले 10 बार सोच लीजिए। अगर फिर भी आपका मन, आप ये कहते हैं कि नहीं मेरा नेचर ही ऐसा है, तो थोड़ा मेडिटेशन किया कीजिए, आंख बंद करके मेडिटेशन कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, उसी समय आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और नहीं तो आप गणेश जी की आराधना कीजिए। गणेश जी की भी आराधना नहीं कर सकते हैं तो बुद्ध का बीज मंत्र कीजिए। ये सभी चीज़ आपके लिए लाभान्वित रहेगा कल के दिन के लिए, अर्थात 24 अक्टूबर के लिए। छोटे भाई बहन के साथ अभी भी आपको भी पीड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस कारण से आत्मबल थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन आप लगातार जो उपाय बताया गया उसको करेंगे तो परेशानियां उत्पन्न नहीं होगी। अब तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति, एक तो आपका जो लग्नेश है वो धन स्थान पर है, लेकिन केतु के साथ है, तो निश्चित रूप से मैं बताऊं, स्वास्थ्य के लिए जो लोग डायलिसिस पे चल रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, जिनको किडनी से संबंधित परेशानियां हैं, या वो महिलाएं जिनको मासिक में परेशानी होती है, वो परेशानी शुक्र के कारण अभी और बढ़ सकता है। इस समय काफ़ी परेशानी आपको कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर धन के संग्रह में भी, मतलब जो धन आने वाला है वो आते आते रह जाए ऐसा दिखाई दे रहा है कल के दिन में भी। इसलिए धन से संबंधित या फाइनेंस से संबंधित बहुत अच्छा टाइम अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन यात्रा करके आपका, अगर यात्रा करने का योग बन रहा है तो यात्रा निश्चित रूप से कल के दिन आपको करना चाहिए। यात्रा करने से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। और इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य में सुधार होना, और
अकस्मात प्रेम प्रसंग का बढ़ जाना, ऐसा कल के डेट में चेक हो पा रहा है। केवल आपको यहाँ पर जो उपाय करना है वो निश्चित रूप से गौ सेवा में अपना टाइम लगाइए या शुक्र का बीज मंत्र कीजिए, जिससे कि पॉजिटिव चीज़ें हो सके। अब वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में आपके सप्तम स्थान दैनिक रोजगार में यानी बिजनेस पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। जब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप दैनिक रोजगार से कोई काम करते हैं तो उसमें भी लाभान्वित रहेंगे। भ्रम की स्थिति हालांकि रहेगी, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर बली है, इसलिए आपको एक अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य करेगा। और ओवरऑल थोड़ा कहा जाए, धन की स्थिति पहले के रिस्पेक्ट में अब कुछ बढ़ती जाएगी। डे बाय डे देखिएगा तो धन जितना ज़्यादा आप मेहनत मतलब धन के लिए मेहनत कराएगा, और धन अर्जन करने के लिए आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा रहेगा कल का दिन आपके लिए, क्योंकि पूरा दिन लगभग चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहेगा, तो आपको धन के संबंध में मेहनत कराएगा, यात्राएं कराएगा। यात्राएं करने से कई काम फलीभूत भी होंगे। दूर संचार माध्यमों से हालांकि कुछ नकारात्मक समाचार भी मिलेंगे, और इस समय विद्यार्थी वर्गों को जो लोग परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए श्रेष्ठ समय कल का दिन है। अगर आपको विदेशों से संबंधित परीक्षाओं को भरना हो तो कल का दिन आपके लिए अच्छा है, उसको भरिए, जिससे कि आपके लिए अच्छा होगा अगर आप वृश्चिक लगन के हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो निगेटिविटी दिख रही है वो नौकरी व्यवसाय को लेकर ट्रैवलिंग स्थान परिवर्तन के योग अभी भी बने हुए हैं, और गुप्त शत्रु इस समय हावी हो सकते हैं आप पर। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि चंद्रमा आपके रोग में जाकर बैठा है और राहु के साथ जाकर बैठा है। तो राहु हालांकि छठवें घर में अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन आपका जो 8वें घर का मालिक है वो 6वें घर में बैठा। विपरीत राजयोग तो यहाँ बनना नहीं है, क्योंकि सूर्य देव जो बृहस्पति देवता हैं वो नीच के हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं। नीच भंग भले ही कर बैठे हों, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। अकस्मात एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और कल के दिन क्योंकि चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में रहेगा तो गुप्त धन की प्राप्ति भी कराएगा। किसी प्रकार के कोई धन जो रुका हुआ था उसके आने में भी कल के डेट में ये मदद करेगा। लेकिन इस समय कोर्ट कचहरी वाले चीज़ों से आपको बच कर रहना चाहिए, लीगल चीज़ों से आपको बच कर रहना चाहिए। और साथ में मानसिक तनाव जो रहेगा किसी ना किसी बात को लेकर, एक बात ख़त्म होगी दूसरी बात स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी ख़त्म होगी तीसरी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कल के दिन रहेगा। लेकिन भगवान विष्णु की जितनी ज़्यादा आप पूजा करें उतना ज़्यादा अच्छा है। विष्णु मंदिर कल ज़रूर दर्शन करके आइए, और विष्णु मंदिर में जाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है विष्णु मंदिर जाने का तो आपको विष्णु जी का जो बीज मंत्र होता है, यानी विष्णु बृहस्पति का जो बीज मंत्र होता है उसका आपको जाप करना चाहिए। कार्य व्यवसाय के लिए स्थिति अभी भी उत्तम बनी हुई है। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में चंद्रमा आपके पंचम में जा रहा है और राहु के साथ बैठा हुआ है, तो एक प्रकार से विष दोष तो बना रहा है, जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न कर देगा। किसी प्रकार के इस समय प्रेम प्रसंग में विवाद हो सकता है, आपस में मनमुटाव हो सकता है, या जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अभी भी चीज़ें गोचर में बन रही हैं। लेकिन जिन लोगों को नए भूमि वाहन मकान खरीदने हैं उनके लिए कल का दिन अच्छा है, उसमें शुभ मुहूर्त में आपको खरीद लेना चाहिए। और रोजगार के क्षेत्र में अभी भी जो नीच का सूर्य बैठा हुआ है वो कुछ ना कुछ परेशानी करेगा। हालांकि वहाँ पर मंगल है, मंगल सूर्य दशम स्थान पे दिशा बली है, तो बलवान होने से क्या फ़ायदा, नीच के होके बलवान हो जाए तो और ज़्यादा खराब ही परिणाम देंगे, बहुत अच्छा नहीं देंगे, और कार्यों में रुकावट भी उत्पन्न करेंगे। तो मैं हर बार के तरीके से आपको यही बोलता हूँ कि शनि का बीज मंत्र कीजिए, जिससे कि अच्छा रहेगा कल का दिन। और शनि देवता को विदाउट पूजा किए हुए आप घर से नहीं निकलिएगा। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में जो स्थिति बन रही है टोटल मिलाकर, वो चंद्रमा आपके माता के स्थान पर बैठा हुआ है और कार्य क्षेत्र को देख रहा है। तो माता के साथ राहु का जो ग्रहण दोष बन रहा है, अकस्मात माता के साथ विवाद हो सकता है। चंद्रमा क्योंकि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, इसलिए
अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य रहेंगे। और चंद्रमा का यहाँ पर बैठना अच्छा रहेगा, हालांकि विवाद रहेगा, लेकिन वो जितना जल्दी विवाद बढ़ेगा उतना ही जल्दी विवाद खत्म भी हो जाएगा। प्यार माता के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और साथ में जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके अनुरूप होगा। आप ऐसे कहिए कि स्टार्टिंग जब आप सो कर उठेंगे उस समय थोड़ी सी टेंशन भरा हुआ माहौल रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा संध्या काल तक आते आते उतना ही पॉजिटिव आपके लिए हो जाएगा। तो हर प्रकार से देखा जाए तो चीज़ें ठीक रहेंगी। धन को लेकर अभी भी थोड़ी समस्याएं रहेंगी, क्योंकि धन का जो संचय है वो कुंभ लगन में कल के दिन में भी होता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूँ, और परेशानियां रहेंगी। धार्मिक यात्राएं आपको करना चाहिए। धार्मिक यात्राएं करने से बहुत सारी चीज़ें आपकी मतलब जो भी निगेटिविटी है वो ख़त्म हो सकती है, और आय के साधन जो है वो आपके आय का मालिक खुद द्वादश में जाकर फंसा हुआ है और शनि के साथ फंसा है, तो अभी लंबे टाइम तक धन अर्जन में कुछ ना कुछ कठिनाइयों का अनुभव भी आप करेंगे। शनि का बीज मंत्र कंटिन्यू करें। इसके बाद अंतिम लगन यानी मीन लगन की बात करते हैं। देखिए, मीन लगन में चंद्रमा आपके छोटे भाई बहन के साथ ग्रहण योग बनाया है, लेकिन अपने ही नक्षत्र रोहिणी में उपस्थित होने के कारण कल का दिन आपके लिए पराक्रम का बढ़ाने वाला, आत्मबल को बढ़ाने वाला, हालांकि छोटे भाई बहनों से कुछ मतभेद करा देगा वो अलग बात है, लेकिन धार्मिक यात्राओं पर भी आपको ले जा सकता है। दूर संचार माध्यमों से कुछ रुका हुआ काम आपको, ऐसा जो कई दिनों से रुका हो, फलीभूत नहीं हुआ हो, ऐसे काम को ये पूरा कराएगा। गोचर में स्थिति जो बन रही है उसके हिसाब से ऐसे ही बन रही है। और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कहा जाए तो आपको अच्छा आशा अनुरूप जैसा आप सोच रहे हैं उसी तरीके से आपको रिजल्ट देगा। नौकरी व्यवसाय वाले लोगों के इनकम को बढ़ाने की तो ये कोशिश करेगा, और कल के दिन में कुछ रुकावट आती रहेंगी, बीच बीच में कुछ रुकावट आती रहेंगी, और इन रुकावटों से आपको डरना नहीं है, और आपको बृहस्पति जी को याद करना है, और विष्णु भगवान की जितना पूजा करें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी भी मैं बार बार अलर्ट पे अलर्ट आप लोगों को दे रहा हूँ कि बात करते समय आपको बहुत नाप तोल कर बात करना है। अगर आप बात बहुत तीक्ष्ण कर गए तो फिर परिवार पूरा बिखर जाएगा, परिवार में वाद विवाद बहुत तगड़ा हो सकता है, और मानसिक तनाव इस समय ज़्यादा रहेगा। और कल के डेट में लोन अगर लेना हो तो कल के डेट में लोन ना लीजिएगा, नहीं तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो ये था मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा कल का दिन। इसको कल अर्थात 24 अक्टूबर कैसा पूरा बीतेगा इसके बारे में पूरी प्रेडिक्शन दी गई है। आपको भी अगर ज्योतिष से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको पूछना हो तो ज़रूर आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो ज्योतिष मैगज़ीन है जिसको मैं हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बढ़ाना चाहता हूँ उसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और उसको हर घर तक आप लोग पहुँचाइए, जिससे कि हिंदू लोग जागें, हिंदू लोग अपने धर्म को समझें। और जब तक आप अपने धर्म को नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और वैसे भी देखिए कितना हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, चारों तरफ जो मैं बता रहा हूँ परेशानी जो आ रही है, वो सारी परेशानियाँ धीरे धीरे ये ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन आपको अभी भी जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आपको लगातार करना चाहिए, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना चाहिए कि हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। अभी के लिए इतना ही, कल आपका दिन शुभ हो ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय।